हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह आपका वी विल इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई नियमित तौर पर कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी पढ़ रहे थे और उसमें हमने दो चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, जिसमें से एक था भारत का संवैधानिक विकास और दूसरा था संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत, यानी कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। यानी कि लगभग हमने जो है भारत का संवैधानिक विकास जो है वो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, इसीलिए आपको हो सकता है थोड़ी सी बोरियत भी उसमें फील हुई हो, क्योंकि हमें पढ़ाने में ही बोरियत फील हो जाती है। तो आप तो पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बोरियत फील हुई होगी आपको। लेकिन अब जो है वो संविधान का पूरा इंटरेस्टिंग पार्ट चलेगा, क्योंकि ये हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं जो है काम करता है। तो ये जो पार्ट है अब जो शुरू होगा वो सारा का सारा आपको जो है ढंग से पढ़ना है, और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। भारत का जो संवैधानिक विकास है उसमें से एक आध दो प्रश्न कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए वो भी कराना ज़रूरी था। इसलिए जो बोरिंग वाला पार्ट है वो हमने पहले ही ख़त्म कर दिया है। अब जितना भी पार्ट होगा वो सारा का सारा कैसा होगा, इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। तो बिल्कुल आप नियमित तौर पर अपने नोट्स जो हैं बनाते रहें और रेगुलर क्लासेस लेते रहें, ठीक है। तो कल हमने जो है विदेशी स्रोत जो है पढ़ लिए थे कि हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियाँ। शेड्यूल्स जो है हमारे मूल संविधान में 8 हुआ करते थे, यानी कि 1 से लेकर 8 ही अनुसूचियाँ हुआ करती थी, लेकिन टाइम पर जब ज़रूरत पड़ी तो हमने इसमें अनुसूचियाँ और भी जोड़ दी गई। तो आज के टाइम पर जो है अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 हैं। उन्हीं के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। जल्दी से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर आप लिख लीजिएगा, या फिर चाहें तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ये बहुत आसान सी हैं, बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात है भी नहीं, ठीक है। सबसे पहला संघ, पहली अनुसूची क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, या फिर आप लिख सकते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका मतलब क्या है कि हमारे भारत में जितने भी राज्य क्षेत्र हैं, यानी कि जितने भी राज्य हैं या जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो किस में आएंगे, पहली अनुसूची में आएंगे, ठीक है। यानी कि हमारे देश का फैलाव कहाँ तक है, उसका क्षेत्र कहाँ तक है, उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक जाती हैं, उसके राज्यों की सीमाएं कहाँ कहाँ तक हैं, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। दूसरा वेतन, यानी कि दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है वेतन के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या सांसद हो गए, विधायक हो गए, जितने भी गवर्नमेंट उसमें आते हैं, उनको वेतन जो मिलेगा वो किसके अंतर्गत मिलेगा, अनुसूची 2 के तहत, ठीक है। अनुसूची 2 में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इनको जितना भी वेतन दिया जाएगा वो किस में दिया जाएगा, अनुसूची 2 के तहत दिया जाएगा। उसके बाद में अनुसूची 3, अनुसूची 3 में है शपथ ग्रहण। आप इसमें लिख सकते हैं शपथ ग्रहण, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट वाले लोग हैं, यानी कि राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, प्रधानमंत्री, सांसद, या जितने भी लोग जो शपथ लेते हैं वो किसके अंतर्गत लेते हैं, अनुसूची 3 के अंतर्गत जो है लेते हैं। अनुसूची 3 में क्या आता है, शपथ ग्रहण, ठीक है। उसके बाद में चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये इसमें क्या दे रखा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में ली जाएंगी, या किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जो है जाएंगे, उसके बारे में इसमें जानकारी दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अनुसूची 5 SC ST क्षेत्र के बारे में, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का जो क्षेत्र होता है उसमें प्रशासन के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। आपको केवल इतना ही याद रखना है, बाकी की जो चीज़ें डिटेल में हैं वो ये वाली हैं 4, वो हम पढ़ाएंगे आगे जब संवैधानिक संशोधन पढ़ेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट अनुसूची है 6वीं, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप जानते हैं कि ये पूर्वोत्तर सीमांत के राज्य हैं। पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जो 7 सिस्टर्स हैं
हमारे देश की, उसी में से ये चार जो है राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर रहने वाली जो जनजातियां हैं, आप जानते हैं यहाँ पर गारो, खासी, जयंतियां और ये सारी की सारी जनजातियां जो है रहती हैं, इनके प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का बंटवारा। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो है सारी की सारी शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो जिस टाइम पर संविधान का निर्माण हो रहा था उस टाइम पर कहा गया कि ये जो शक्तियों का विभाजन है वो किस तौर पर किया जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक मशवरा दिया कि शक्तियों का जो विभाजन है वो इस प्रकार से किया जाए कि केंद्र के जो विषय हैं वो अलग रखे जाएं, राज्य के जो विषय हैं वो अलग रखे जाएं, और कुछ ऐसे विषय रखे जाएं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार हो और दोनों ही उस पर कानून बना सकते हों। तो उन्होंने 3 सूचियां बना दी, जिनमें से पहली थी संघ सूची। संघ सूची में जैसे रेल आता है, बैंक आता है, और ऐसे जितने भी विषय हैं जिन पर जो कानून है केवल संघ बनाएगा या केंद्र बनाएगा, वो किस में रख दिए गए? संघ सूची में रख दिए गए। दूसरी आती है राज्य सूची। ऐसे जितने भी विषय हैं जिन पर कानून राज्य बनाएगा वो किस में रख दिए गए? राज्य सूची में। जैसे जेल हो गया, प्रशासन हो गया, पुलिस हो गई। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का बराबर का अधिकार होगा, दोनों ही उस पर कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा, एजुकेशन जो है उस पर राज्य भी कानून बनाता है और केंद्र भी कानून बनाता है। लेकिन एक और सूची बनाई गई जो कि अवशिष्ट सूची है। अवशिष्ट सूची में ऐसे विषय रखे गए जो कि उस टाइम पर कारगर नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पर ऐसी चीजें हैं। जैसे मान के चलिए कि जिस टाइम पर संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम पर फेसबुक नहीं था, जिस टाइम पर संविधान का निर्माण हुआ उस टाइम व्हाट्सएप नहीं था, या साइबर क्राइम इतना नहीं था। तो एक सूची ऐसी भी बनाई गई कि आगे आने वाले टाइम में जितने भी ऐसे क्राइम होंगे या जितनी भी ऐसी चीजें होंगी वो सारी की सारी किस में रखी जाएंगी? अवशिष्ट सूची में रखी जाएंगी। और वो अवशिष्ट सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। ठीक है, ये किसका अधिकार होगा? केंद्र का अधिकार होगा। मान के चलिए आप फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हैं और वो बहुत आपत्तिजनक है या अभद्रता वाली चीज है, तो उस पर कौन एक्शन लेता है? हमेशा केंद्र एक्शन लेता है। ठीक है, या फिर ऐसी कोई चीज जैसे मान के चलिए कि किसी ने कोई पोस्ट डाला और वो बहुत ही आपत्तिजनक है या बहुत ही बुरा पोस्ट है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, अभद्रतापूर्ण है, तो उसका क्या होगा? केंद्र उस पर एक्शन लेगा, या तो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने वो पोस्ट डाला है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस पोस्ट को डिलीट करवा दिया जाए फेसबुक के द्वारा ही। ठीक है, यानी कि फेसबुक को एक ईमेल केंद्र सरकार के द्वारा जाएगा और फेसबुक उस पोस्ट को जो है डिलीट कर देगी। तो ऐसे ही जितने भी साइबर क्राइम से संबंधित अपराध हैं वो किस में आएंगे? अवशिष्ट सूची में। ठीक है, और इन पर एक्शन भी कौन लेगा? केंद्र लेगा। उसके बाद आ जाते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारे देश में जो 22 आधिकारिक भाषा चलती हैं उनका उल्लेख किसमें दिया गया है? 8वीं अनुसूची में दिया गया है। जैसे गुजराती, ओडिया, बंगला, सिंधी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सारी की सारी जितनी भी भाषाएं हैं ये सारी की सारी किस में आएंगी? 8वीं अनुसूची में आएंगी। ये सारी की सारी भाषाएं जो है मैं आपको आगे लिखा दूंगा, क्योंकि संविधान संशोधन जब मैं आपको कराऊंगा तो उसमें आपको जो है मैं 3 संविधान संशोधन लिखवाऊंगा, 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन। इनके द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जो है जोड़ी गई वो जानकारी मैं आपको आगे टॉपिक में दे दूंगा। ठीक है, और इन्हीं 3 संशोधनों से भाषा के बारे में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि मूल जो संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 तक। लेकिन उसके बाद ये 9, 10, 11 और 12 जो है बाद में जोड़ी गई। किसके तहत? संवैधानिक संशोधन के तहत। ठीक है, सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन से मतलब क्या है? भूमि सुधार। एक तरीके से आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास ही सारी की सारी ज़मीनें हुआ करती थीं, और उनकी ज़मीनों में केवल जो है मजदूर या आम जनता जो है वो काम करने जाया करती थी, और उन्हें 2 वक्त की रोटियां भी कभी कभी नसीब नहीं होती थी। तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले संविधान में यही संशोधन किया। ये सबसे पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट। ठीक है, ये मैं लिखा दूंगा आगे जब संवैधानिक संशोधन टॉपिक आएगा तब। तो पहला संवैधानिक संशोधन यही किया जमींदारी उन्मूलन से संबंधित, कि सारे के सारे जितने भी राजा थे उनको एक पत्र लिखा गया कि आपके पास कितनी जमीन है और उसमें कौन कौन से वर्कर्स यानी कि कौन कौन से मजदूर जो है काम करते हैं, वो सारा का सारा ब्यौरा आप हमें भेजें, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सारी की सारी जमीन जो है वो सरकार जब्त कर लेगी। तो सारे के सारे राजाओं ने क्या किया कि एक ब्यौरा बना के दिया कि ये 10 बीघा जो है उसे दुबे जी संभालते हैं, ये 15 बीघा जो है वो तिवारी जी संभालते हैं, ये 5 बीघा यादव जी संभालते हैं। ऐसे करके उन्होंने पूरा का पूरा ब्यौरा लिख के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दे दिया। फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे चीजें हैं तो उन्होंने जो अपनी ज़मीनें संभाल रहे थे या जो वर्कर जिस ज़मीन पर काम कर रहे थे वो उन्हीं के नाम कर दी, राजाओं से लेकर। इसे कहते हैं भूमि सुधार, यानी कि भूमि जो है वो राजाओं से लेकर उन्हीं मजदूरों के नाम जो है कर दी गई। ठीक है, और राजा बेचारे 2-4 तो शायद हो सकता है हार्ट अटैक से ही मर गए हों, है ना। फिर उसके बाद में आता है 10वीं अनुसूची, दल बदल निषेध या दल बदल निरोध। आप जानते हैं कि ये जो है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है जोड़ा गया था दल बदल निरोध, और ये जोड़ा गया था राजीव गांधी के द्वारा। आप जानते हैं कि जितने भी विधायक हैं या सांसद हैं वो क्या करते थे, एक पार्टी में जीते और उन्होंने क्या किया, सरकार बनाने के लिए क्या किया, दूसरी पार्टी में मूव कर गए या दूसरी पार्टी में चले गए। दूसरी पार्टी ने क्या किया, पैसा खिलाया और अपनी तरफ खींच लिए। तो ये ज़्यादातर चीज़ें ना हो या एक पार्टी से जीतकर दूसरी पार्टी में ना जाएं, इसीलिए ये जो है लाया गया था। इसको डिटेल में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे 52वें संविधान संशोधन को, लेकिन तब जब हम संवैधानिक संशोधन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि आज भी बहुत से विधायक या सांसद ऐसे हैं जो कि जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या तोड़ लिए जाते हैं। तो उनकी एक समय सीमा निर्धारित है या कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनकी वजह से वो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, पंचायत, जो ग्राम पंचायतें होती हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान के नागौर जिले से सबसे पहले ग्राम पंचायतें जो है या पंचायतों का गठन जो है शुरू हुआ था। राजस्थान का जो नागौर जिला है वहां से शुरू हुआ था सबसे पहले पंचायतों का होना। तो ये किस में दे रखा है, 11वीं अनुसूची में दे रखा है, और ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, उसके बाद आती है 12वीं आती है नगर पालिका। नगर पालिका क्या है, 74th यानी कि 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये 12 अनुसूचियां आपको याद रखनी है। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। पहली, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा, वेतन। तीसरा, शपथ लेना। चौथा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा, SC और ST क्षेत्र के बारे में। छठवां, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातियां रहती हैं उनके प्रशासन के बारे में। सातवां, शक्तियों के बारे में बंटवारा। आठवां, 22 भाषाओं का उल्लेख। नौवां, जमींदारी उन्मूलन। 10वां जो है दल बदल निषेध। 11वां, पंचायत। और 12वां, नगर पालिका। ये 12 की 12 अनुसूचियां जो हैं आपको याद होनी चाहिए अपने टिप्स पर, क्योंकि इनसे एक न एक प्रश्न जो है जरूर पूछ लिया जाता है, और खासकर जो यूपी के एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान से याद कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए वीविल इंस्टीट्यूट। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे भाग यानी कि पार्ट, संविधान के जितने भी भाग हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि किस भाग में क्या क्या दिया हुआ है, और धीरे धीरे हम एक एक भाग करके कंप्लीट करेंगे और पूरा का पूरा संविधान हम खत्म करेंगे। इससे आगे वाली जितनी भी संविधान है वो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी क्लासें सारी की सारी। तो आप जुड़े रहें वीविल इंस्टीट्यूट के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।